मेंस लेक्चर एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आज का हमारा लेक्चर एमपीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के पार्ट ए भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था से संबंधित है। इस लेक्चर में हम संविधान एवं शासन व्यवस्था से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों को यहाँ पे चर्चा करेंगे और इसके साथ ही संविधान से जुड़ी हुई शब्दावलियों के अर्थ को समझेंगे। किसी भी विषय को समझने के लिए उस विषय की बेसिक स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग और शब्दावली को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। चूँकि ये मेंस का लेक्चर है और मेंस मुख्य परीक्षा में विषय से जुड़ी हुई शब्दावली का प्रयोग यदि सटीक उपयोग किया जाए तो मुख्य परीक्षा में सफलता में यह बहुत हेल्पफुल होता है। इसके बाद के जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज यहाँ पे शुरुआत करते हैं टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर की और यहाँ पे संविधान से जुड़े हुए शब्दों के अर्थ को समझते हैं ताकि एग्जामिनेशन में इससे हेल्प हो पाए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं राज्य शब्द का अर्थ। भारतीय संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग बहुत बार होता है, कई बार कन्फ्यूजन होता है कि राज्य शब्द का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि राज्य शब्द का अर्थ होता क्या है। तो राज्य शब्द के दो अर्थ होते हैं, पहला है भौगोलिक क्षेत्र के रूप में और दूसरा है वैचारिक स्तर पर राजनीतिक संरचना के रूप में। एक एक करके इन दोनों अर्थों को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं भौगोलिक क्षेत्र के रूप में राज्य क्या होता है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए कि यदि भौगोलिक क्षेत्र में राज्य क्या होता है तो भौगोलिक क्षेत्र को राज्य की इकाई के रूप में माना जाता है और एक भौगोलिक क्षेत्र को किसी विशेष नाम से बुलाया जाता है जिसको हम कहीं ना कहीं राज्य के सेंस में लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि यहाँ पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु राज्य, ये सभी राज्य क्या होंगे, भौगोलिक क्षेत्र के रूप में होंगे। इसके बाद में राज्य की एक और परिभाषा है, वो है भौगोलिक क्षेत्र के ही रूप में राज्य की परिभाषा में इसको शामिल किया जाता है और उसे राष्ट्र या देश के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के रूप में यदि जैसे देखा जाए तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इस प्रकार से राज्य को कहीं ना कहीं देश को भी राज्य के सेंस में यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो परिभाषा के रूप में यदि देखा जाए तो भौगोलिक क्षेत्र में दो प्रकार के राज्य होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समझे कि भारत का जो क्षेत्र है, भारत एक देश है, भारत का एक क्षेत्र है और भारत के क्षेत्र में छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हैं। तो भारत के जो छोटे छोटे राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि सब जो राज्य है तो ये भौगोलिक क्षेत्र की इकाई के रूप में राज्य हुए। और भारत को यदि दूसरे देश के संदर्भ में यदि समझा जाए तो दूसरे देश की परिभाषा के रूप में भारत को भी एक राज्य के रूप में देखा जाएगा। वर्तमान समय में आधुनिक युग में हम राज्य को देश या राष्ट्र के रूप में जानते हैं, लेकिन पुरातन समय में जब था उस समय पे कहीं ना कहीं राज्य के रूप में ही इसे देखा जाता था। इसको और यदि सरल शब्दों में समझे तो भारत जो है एशिया महाद्वीप का देश है। एशिया महाद्वीप में और भी बहुत सारे देश है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो भारत एक एशिया महाद्वीप का देश है, लेकिन यदि आदर्श रूप में देखा जाए जो राज्य की परिभाषा है उसके अनुरूप यदि देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में भारत जो है एशिया महाद्वीप का एक राज्य होगा और साथ ही साथ बाकी देश को भी एक राज्य की तुलना में देखा जाएगा। तो एक देश यदि दूसरे दो देशों या दो देशों से अधिक देशों की बात की जाए तो एक आदर्श परिभाषा के रूप में देश को या राष्ट्र को राज्य के रूप में माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट राज्य के दूसरे स्वरूप को देखते हैं, वैचारिक स्तर पर या राजनीतिक संरचना के रूप में राज्य। इसके अंतर्गत संपूर्ण राजनीतिक संरचना ही राज्य कहलाती है। उदाहरण के रूप में यदि इसको समझा जाए तो राजनीतिक संरचना के रूप में भारत राज्य के अंतर्गत जो भारत की सरकार है, संसद है, राज्यों की सरकारें हैं, नौकरशाही जिसमें सभी अधिकारी वर्ग है, ये सभी की सभी चीज़ों को यदि शामिल कर दिया जाए तो ये जो एक संरचना होगी, राजनीतिक स्वरूप की जो संरचना होगी, ये संपूर्ण संरचना भी राजनीतिक स्तर पर एक राज्य कहलाएगी। इस आधार पे वैचारिक स्तर पे या राजनीतिक स्तर पे पूरी राजनीतिक संरचना ही उस देश की जो संरचना होगी, उसके जितने भी राजनीतिक संरचना के रूप में जो घटक होंगे, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, भारत की संसद हो गई, सरकार हो गई, राज्यों की सरकार है, राज्यों की विधानसभाएं भी इसी में आ जाएगी। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी स्तर पे एक राज्य के रूप में इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद अगली शब्दावली है राज्य निर्माण के अनिवार्य तत्व। राज्य को बनाने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं, इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे।
तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि राज्य निर्माण की जो परिभाषा है उसके अनुरूप राज्य के निर्माण के लिए कुल 4 तत्व अनिवार्य है जिनकी अनुपस्थिति में राज्य का निर्माण संभव नहीं है। यहाँ पे सरल शब्दों में यदि समझे तो एक आदर्श परिभाषा के रूप में राज्य में कौन कौन सी चीज़ें की आवश्यकता होगी जिनके आधार पर एक राज्य का निर्माण किया जा सकता है परिभाषा के अनुरूप, इस प्रकार के तत्वों को ही राज्य निर्माण के अनिवार्य तत्वों में शामिल किया गया है। और ये कुल 4 तत्व है। 4 में से यदि कोई भी एक तत्व अनुपस्थित है तो उस परिस्थिति में राज्य को आदर्श परिभाषा की स्थिति में राज्य के रूप में नहीं गिना जाएगा, मतलब राज्य नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं वो 4 तत्व कौन कौन से हैं। तो राज्य निर्माण के जो 4 तत्व है इनमें कौन कौन से अनिवार्य तत्वों में कौन से तत्व शामिल हैं। सबसे पहले है भूभाग जोग्राफिकल एरिया, जनसंख्या पॉपुलेशन, सरकार गवर्नमेंट, और संप्रभुता सॉवरेनिटी। अब यहाँ पे एक एक करके चीज़ों को समझते हैं कि इनके अर्थ क्या है। सबसे पहले समझते हैं सरकार। तो सरकार क्या है, साधारण शब्दों में यदि कोई पूछे कि सरकार किस प्रकार से होती है, सरकार किसे कहते हैं, तो सरकार एक से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो व्यवहारिक रूप से शक्तियों का प्रयोग करता है। अर्थात एक से अधिक व्यक्ति हो, कम से कम दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, और जिनके हाथ में संपूर्ण शक्ति हो और वो शक्तियों का व्यवहारिक रूप से उपयोग करे, तो इस प्रकार के जो समूह को कहा जाता है सरकार या गवर्नमेंट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है संप्रभुता। तो संप्रभुता का अर्थ क्या है। संप्रभुता का अर्थ है निर्णय लेने के शक्ति के से संबंधित है, निर्णय स्वतंत्रता से संबंधित ये चीज़ है। संप्रभुता के अंतर्गत शासन स्तर पर आंतरिक और बाह्य निर्णय शामिल होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले संप्रभुता को सरल शब्दों में समझे तो शासन के स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता क्या है, संप्रभुता है। निर्णय लेने की स्वतंत्रता जितनी अधिक होगी संप्रभुता उतनी अधिक मानी जाएगी। दूसरी बात यह है कि संप्रभुता के अंतर्गत शासन स्तर पर किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो आंतरिक निर्णय और बाह्य मामलों से संबंधित निर्णय संप्रभुता के अंतर्गत शामिल होता है। इसका अर्थ है कि राज्य के अंतर्गत के जितने भी आंतरिक मामले हैं उससे जुड़े हुए निर्णय, और बाह्य मामले मतलब राज्य के बाद में, उस देश के बाद में दूसरे देश से जो संबंध होंगे, विदेश नीति से संबंधित जो मामले होंगे, उससे जुड़ी हुई चीज़ें संप्रभुता के अंतर्गत शामिल होती। तो संप्रभुता क्या है, शासन के स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता से संबंधित यह शक्ति है। इसके बाद अगली शब्दावली है शासन के अंग से संबंधित। तो शासन के कितने अंग होते हैं, शासन के कुल 3 अंग होते हैं, और तीनों अंग किस प्रकार से होते हैं वो इस प्रकार से। सबसे पहले बात करते हैं विधायिका की। विधायिका को लेजिस्लेचर कहते हैं। विधायिका क्या है, सरल शब्दों में कहे तो कानून या विधि का निर्माण करने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। वह संस्था जो कानून या विधि का निर्माण कराएगी, कानून बनाएगी, उसको विधायिका कहते हैं। उसके बाद में कार्यपालिका है। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और कार्यपालिका का कार्य क्या है, कानून या विधि जो बनी है उसके अनुसार शासन करने वाली संस्था। तो विधायिका सबसे पहले कानून बनाएगी, कानून का निर्माण होने के बाद उस कानून का आधार पे, उस विधि के आधार पे जो जिस आधार पे जो शासन होगा वो शासन करने वाली संस्था होगी कार्यपालिका। और इसके बाद में नेक्स्ट है न्यायपालिका, तीसरा शासन का अंग। और यह न्यायपालिका का कार्य क्या है, कानून या जो विधि बनी है उसके अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाएगा, कार्यपालिका के द्वारा कानून के अनुसार शासन किया जाएगा, और यदि दोनों भी प्रकार की चीज़ों के बाद यदि कभी विवाद की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में जो विधि बनी है उस विधि को आधार बनाकर ही विवादों का समाधान करने वाली संस्था होगी न्यायपालिका। इसके बाद अगली शब्दावली है सदन। तो सदन क्या है, सदन से संबंधित चीज़ों को समझते हैं। विधायिका जो कानून बनाने वाली संस्था थी, कानून का निर्माण करने वाली संस्था, विधायिका की सभा को सदन के नाम से या हाउस के नाम से जाना जाता है। तो विधायिका की जो सभा होगी उसे सदन या हाउस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है सदन के प्रकार। तो सदन के कुल 2 प्रकार होते हैं, और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है एक सदनीय व्यवस्था, इसे यूनिकैमरलिज्म कहते हैं। एक सदनीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या चीज़ें होती है, एक सदनीय व्यवस्था में
विधायिका से संबंधित जो सभी कार्य है वो एक ही सदन में संपन्न होते हैं, अर्थात एक ही सदन में बिल आएंगे और एक ही सदन से पास होने के बाद में विधायिका से संबंधित जो कानून बनाने का कार्य है वो संपन्न हो जाएगा। उदाहरण के रूप में समझे तो मध्य प्रदेश विधानसभा, बहुत सारे राज्य है जिनमें एक ही सदन में विधानसभा का एक ही सदन है। तो इस प्रकार से एक सदनीय व्यवस्था के अंतर्गत सदन की जो एक व्यवस्था है, एक सदनीय व्यवस्था, इसमें एक ही सदन होगा, एक ही सदन से एक ही बार में बिल पारित होगा और वो बिल एक्ट बन जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, इसी से रिलेटेड है द्विसदनीय व्यवस्था। दो सदन का दूसरा प्रकार द्विसदनीय व्यवस्था, इसको बाइकैमरलिज्म कहते हैं। इसमें क्या चीज होती है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका से संबंधित कार्य को दो सदनों में संपन्न होता है और दोनों सदन मिलकर विधायिका से संबंधित कार्य को पूर्ण करते हैं। इसके उदाहरण के रूप में भारतीय संसद, राज्यसभा, और एक सदन है इसका और दूसरा सदन है लोकसभा। यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि एक बिल जो आएगा वो बिल संसद के दोनों सदनों में आएगा। जैसे भारतीय संसद के दो सदन है तो द्विसदनीय व्यवस्था बाइकैमरलिज्म है। तो उदाहरण के रूप में मानते हैं कि लोकसभा में बिल आएगा, लोकसभा से बिल पास हुआ, उसके बाद में वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से बिल पास होगा, उसके बाद वो कानून बन पाएगा। ठीक है, यदि किसी भी सदन से बिल यदि पास नहीं हो पाता है तो वह कानून नहीं बन पाएगा। इसके ठीक विपरीत कौन सी चीज है कि एक सदनीय व्यवस्था में क्या था कि एक ही सदन में बिल आएगा, एक ही बार पास होगा और वह कानून बन जाएगा, जो विधानसभा के स्तर पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है और भारत में द्विसदनीय व्यवस्था के रूप में भारतीय संसद इसका उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बिल, ड्राफ्ट बिल एवं एक्ट में अंतर। यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि ड्राफ्ट किसको कहा जाता है, बिल क्या होता है और एक्ट क्या है, और तीनों के बीच में बेसिक किस प्रकार का डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों को समझते हैं और तीनों चीज़ों के बेसिक डिफरेंस को मतलब क्लियर कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब मैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ये चीज़ों का यूज़ हो तो यहाँ पे क्लियरिटी रहे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रारूप या ड्राफ्ट को। तो प्रारूप या ड्राफ्ट क्या होता है? किसी विषय के संबंध में लिखित रूप से बनाया गया दस्तावेज को प्रारूप या ड्राफ्ट कहते हैं और प्रारूप या ड्राफ्ट के अंतर्गत उस विषय से संबंधित जुड़ी हुई सभी संपूर्ण जानकारी शामिल होती है। यहाँ पे एक चीज़ को समझना है, उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि किसी भी विषय के ऊपर कोई ऐसा नोट्स बनाया गया जो रिटन डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, और उस रिटन डॉक्यूमेंट का जो मतलब रिटन डॉक्यूमेंट होगा उसको हम कहेंगे प्रारूप या ड्राफ्ट। ठीक है, और उसमें रिटन डॉक्यूमेंट में सभी की सभी चीज़ें जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो इस टाइप का जो डॉक्यूमेंट होगा उसको कहा जाता है प्रारूप या ड्राफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट है विधेयक या बिल। देखिए, प्रारूप ड्राफ्ट को विधायिका के किसी सदन में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसे विधेयक या बिल कहते हैं। यहाँ पे जो रिटन डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले था उसको जब विधायिका के किसी सदन के सामने मतलब कानून बनाने वाली संस्था है, उदाहरण के रूप में मान लेते भारतीय संसद के समक्ष जब प्रस्तुत करेंगे, या तो लोकसभा में प्रस्तुत होगा पहली बार या तो राज्यसभा में होगा, दोनों में से जिस भी सदन में प्रस्तुत होगा उस बिल को जब ड्राफ्ट को जब प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद में उसको स्पीकर के द्वारा या सभापति के द्वारा जब उसको स्वीकृति मिल जाती है तो उस स्वीकृति के बाद में जब मतलब हाउस उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसके ऊपर जब डिस्कशन होगा तो उस कंडीशन में वो जो ड्राफ्ट होगा वो ड्राफ्ट का स्टेटस चेंज हो जाएगा और अब उसको कहा जाएगा विधेयक या बिल। यहाँ पे टेक्निकली एक चीज़ को समझना है, रिटन डॉक्यूमेंट जो जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई थी उसको ड्राफ्ट कहा गया था। रिटन डॉक्यूमेंट जब आएगा असेंबली में मतलब विधानसभा में या फिर संसद में, जिस भी सदन में आएगा और सदन उसको स्वीकृति प्रदान करता है, परमिट कर देता है, और जैसी सदन उसको परमिट कर देता है और उसके बाद में उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा और उसका स्टेटस होगा उसके बाद से विधेयक या बिल। अब इसके बाद में नेक्स्ट है अधिनियम या एक्ट। विधेयक या बिल जब विधायिका के सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है तब वह विधायिका द्वारा पारित अधिनियम या एक्ट बन जाता है। तो ड्राफ्ट आया, ड्राफ्ट बन गया विधेयक, और विधेयक जब वही बिल जो है विधानसभा के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा जब वो पास कर दिया जाता है, दोनों सदनों में चर्चा होगी, वोटिंग हो गई और विधेयक पास हुआ और विधेयक पारित होने के बाद में वो बन जाएगा अधिनियम। तो विधेयक पारित होने के बाद में उसका स्टेटस हो जाता है अधिनियम का। इसके बाद में नेक्स्ट है अधिनियम का लागू होना।
अधिनियम या एक्ट का लागू होना, इसमें क्या है कि विधायिका के द्वारा जब अधिनियम को मतलब राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के पास के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, तब वह अधिनियम लागू हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है, संसदीय शासन प्रणाली में जो बेसिक फॉर्मूला क्या है कि विधानसभा या संसद के द्वारा, मतलब विधायिका के सदनों के द्वारा जब विधेयक को पारित कर दिया जाता है, तो हेड ऑफ स्टेट जो होता है, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल के रूप में जो व्यक्ति होंगे, उनकी स्वीकृति मिलनी, मतलब उनकी स्वीकृति मिलनी आवश्यक होती है। उनके हस्ताक्षर उस विधेयक पर, मतलब एक्ट पर होता है, और एक्ट जब हस्ताक्षर हो जाएंगे उस डेट से वह लागू हो जाता है। तो पारित जब विधेयक जब पारित हुआ था तब वह एक्ट बन गया था, लेकिन एक्ट को लागू होने के लिए, लागू करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके बाद अगली शब्दावली है कार्यपालिका के प्रकार। तो कार्यपालिका के प्रकार किस प्रकार के? प्रकृति के आधार पर कार्यपालिका के दो प्रकार हैं। पहला है अस्थायी कार्यपालिका, दूसरा है स्थायी कार्यपालिका। एक एक करके दोनों कार्यपालिका के प्रकार को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। तो अस्थायी कार्यपालिका जैसे नाम से स्पष्ट है कि स्थायी नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं है। इसका अर्थ है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में है। और चूंकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के जो पद होता है वह मतलब उनके लिए निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, और समय समय पर मतलब चुनाव होता है, इसलिए यह अस्थायी पद होता है एक स्तर पर जाके। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो अस्थायी कार्यपालिका है उसे राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, यह सभी अस्थायी कार्यपालिका में शामिल होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में अधिकारी वर्ग शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट सचिव, विभिन्न मंत्रालय के सचिव, जिला कलेक्टर, एसपी इत्यादि, ये सभी शामिल होते हैं। यहाँ पे है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका मतलब परमानेंट है। तो परमानेंट है क्यों? क्योंकि ये सिविल सेवा से संबंधित अधिकारी होते हैं, आईएएस आईपीएस से रिलेटेड अधिकारी और पूरी ब्यूरोक्रेसी अधिकारी वर्ग इसमें शामिल होता है। तो इनके लिए पर्टिकुलर ये है कि यहाँ पे पद के ऊपर कोई ना कोई उस समय पे व्यक्ति मतलब उपस्थित रहेगा। तो कैबिनेट सचिव, विभिन्न मंत्रालय के सचिव हो गए, जिला कलेक्टर, एसपी इत्यादि, जितने भी कैबिनेट सचिव से स्तर से लेकर उप सचिव के स्तर तक की जितनी भी चीज़ें हैं, यह स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल होती है। यहाँ पे ध्यान देना है दो प्रकार की चीज़ें। अस्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। अस्थायी कार्यपालिका के द्वारा कार्यपालिका के स्तर की नीतियों के निर्धारण किए जाते हैं, और स्थायी कार्यपालिका में अधिकारी वर्ग शामिल होता है, और स्थायी कार्यपालिका के द्वारा उन नीतियों का धरातल के स्तर पर उन नीतियों का ग्राउंड लेवल पे क्रियान्वयन किया जाता है, एग्जीक्यूशन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है राज्याध्यक्ष, राज्य का प्रमुख या हेड ऑफ स्टेट। तो इसके अंतर्गत क्या चीज़ है? शासन के स्तर पर राज्याध्यक्ष जो होता है या कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है, उदाहरण के रूप में राष्ट्रपति। तो शासन के स्तर पर कार्यपालिका का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, शासन मतलब संविधान की भाषा में कहे या फिर शासन स्तर पे जो शब्दावली है, इस स्तर पे उस पद पे आसीन व्यक्ति के लिए राज्याध्यक्ष या राज्य का प्रमुख या हेड ऑफ स्टेट इस शब्द का उपयोग किया जाता है, और उसका उदाहरण क्या है? राष्ट्रपति। इसके बाद में नेक्स्ट है सरकार का प्रमुख या हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट में शासन स्तर पर जो सरकार की वास्तविक शक्तियों का जो संचालन है वो सरकार के प्रमुख या मुखिया के द्वारा किया जाता है, उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री। यहाँ पे एक चीज़ को समझना है कि सरकार का जो प्रमुख होगा, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गए, उन्हें हम साधारण रूप से प्रधानमंत्री के रूप में समझते हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा सरकार की वास्तविक शक्तियों का संचालन किया जाएगा, और वास्तविक शक्ति जिस भी पद के पास होगी, जिस भी मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्तियाँ होती है प्रधानमंत्री से संबंधित, तो उस स्तर पे सरकार की जो वास्तविक शक्तियों का संचालन होगा उसे सरकार के प्रमुख के रूप में जाना जाता है। और राज्याध्यक्ष कौन होता है? राज्याध्यक्ष कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकारी होता है।
इसके बाद अगले शब्दावली है अध्यक्षीय शासन प्रणाली एवं संसदीय शासन प्रणाली में अंतर। ये इसको समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोनों प्रणालियों में कुछ बेसिक से डिफरेंसेस है और उस डिफरेंसेस के कारण कई बार एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड चीज़ों को पूछने का एक ट्रेंड है। और साथ ही में यदि शब्दों का चयन सही से ना किया जाए तो अर्थ उत्तर में जो मेंस का आंसर है उसमें जो अर्थ है वो बदल जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली को। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्य के प्रमुख हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति के पास शासन की वास्तविक शक्तियां होती है। यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना कि राज्य का जो प्रमुख होंगे राष्ट्रपति, इनके पास शासन की वास्तविक शक्तियां होगी। इसका अर्थ क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली में हेड ऑफ स्टेट ही हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, राज्य के प्रमुख ही सरकार के प्रमुख के रूप में होते हैं। इसके पहले वाले इसमें हमने देखा था कि जो सरकार के प्रमुख होंगे उनके पास क्या होगा? वास्तविक शक्तियाँ होगी। यहाँ पे देखिए सरकार के प्रमुख के पास में सरकार शासन की वास्तविक शक्तियों का संचालन करने की शक्ति होगी। और यही चीज़ यहाँ पे है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राज्य के प्रमुख के पास शासन स्तर की वास्तविक शक्ति होगी। मतलब अध्यक्षीय शासन प्रणाली का एक गुण क्या है कि राज्य के जो हेड ऑफ स्टेट है वह हेड ऑफ स्टेट होने के साथ साथ हेड ऑफ गवर्नमेंट है। राज्य के प्रमुख होने के साथ साथ सरकार के भी प्रमुख होते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। इसके बाद नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली में कौन कौन सी चीजें शामिल है? तो इसके अंतर्गत राज्य के प्रमुख हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति नाम मात्र या प्रतीकात्मक नॉमिनल प्रमुख होते हैं, जबकि शासन की वास्तविक रियल शक्तियां सरकार के प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। अब यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली में दो चीजें हैं। राज्य के जो प्रमुख होंगे राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट जो होंगे वो नॉमिनल होंगे, नाम मात्र के या प्रतीकात्मक प्रमुख के रूप में होंगे। और शासन की जो वास्तविक शक्तियां है, रियल पावर्स जो है, वो सरकार के प्रमुख मतलब प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है इनके पास निहित होगी। यहाँ पे दोनों के बीच में कंपैरिजन यदि किया जाए तो दोनों में थोड़ा सा एक कंपैरेटिव फर्क है। वो फर्क ये है कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंतर्गत हेड ऑफ स्टेट ही हेड ऑफ गवर्नमेंट है और संसदीय शासन प्रणाली में हेड ऑफ स्टेट जो है वो राष्ट्रपति है, जिनके पास नाम मात्र की शक्तियाँ प्रतीकात्मक रूप से शक्तियाँ है, हेड ऑफ स्टेट है। इन्हीं के हेड ऑफ स्टेट होने के नाते इन्हीं के नाम से सभी, इन्हीं के पद नाम से सभी कार्य किए जाते हैं। और शासन की वास्तविक शक्ति रियल पावर कौन है? सरकार के प्रमुख के पास है। और सरकार के प्रमुख के रूप में कौन है? प्रधानमंत्री के, मतलब प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में पूरी वास्तविक शक्तियाँ यहाँ पे निहित होती है। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा टेक्निकल फर्क है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद अगली शब्दावली है मंत्रियों के प्रकार। तो मंत्रियों के कितने प्रकार है? केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों में मंत्रियों के कुल 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकारों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन होता है? तो कैबिनेट मंत्री अपने विभाग या मंत्रालय के प्रमुख मंत्री होते हैं और अपने विभाग से संबंधित सभी नीतिगत फैसले कैबिनेट मंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के स्तर पे भी होते हैं और राज्य सरकार के स्तर पे भी होते हैं। ये अपने विभाग या मंत्रालय के प्रमुख मंत्री होंगे और विभाग से संबंधित नीतिगत फैसले स्वयं लेंगे। इसका अर्थ क्या है? उदाहरण के रूप में यदि किसी विभाग के अंतर्गत यदि कोई योजना आने वाली हो तो उस योजना का क्रियान्वयन करवाना है या नहीं करवाना है, इससे जुड़ा हुआ नीतिगत फैसला जो होगा, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन जो होगा, वह कैबिनेट मंत्री के द्वारा लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री के अप्रूवल के बाद उस चीज़ को कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा और कैबिनेट यदि उस योजना को अप्रूवल दे देती है, स्वीकृति प्रदान कर देती है, तो उस कंडीशन में वह योजना राज्य के स्तर पे या केंद्र के स्तर पे लागू हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो डिसीजन मेकिंग का जो क्वेश्चन जो ये है, पर्टिकुलर डिसीजन के लिए जो पावर्स है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड या मंत्रालय से रिलेटेड मिनिस्ट्री की जो पावर्स है वह किसके पास होती है? वो पावर होती है, प्राइमरी पावर होती है कैबिनेट मंत्री के पास।
इसके बाद डिस्कस करते हैं कि कैबिनेट मंत्री के द्वारा रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है। तो सबसे पहले केंद्र में पदस्थ जो कैबिनेट मंत्री होंगे वो अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपेंगे, और यदि राज्य सरकार की बात की जाए तो राज्य सरकार में जो कैबिनेट मंत्री के पद पर जो पदस्थ मंत्री होंगे वह अपनी रिपोर्ट राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के अंतर्गत हम यहाँ पे देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर राज्य मंत्री के दो प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है राज्य मंत्री का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। राज्य मंत्री क्या होता है? राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री के रूप में कार्य करते हैं, और राज्य मंत्री अपनी रिपोर्ट संबंधित विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंपते हैं। उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि कोई एक मंत्रालय है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे विभाग हैं, तो एक कैबिनेट मंत्री के स्तर पे मंत्रालय का पूरा संचालन कर पाना कठिन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया जाएगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होंगे वो कैबिनेट मंत्री उनको जितने कार्यों का जितना कार्य देंगे, जितने विभागों का कार्य देंगे उस मंत्रालय के स्तर पे, वह उसमें कार्य करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कैबिनेट मंत्री को वो सौंपेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, यह दूसरा प्रकार है राज्य मंत्री का। तो इसके अंतर्गत क्या चीजें हैं? इसके अंतर्गत यह है कि राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होंगे, उन राज्य मंत्री के पास छोटे मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता है, और यह राज्य मंत्री होते हुए भी अपने मंत्रालय या विभाग में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए, मतलब यहाँ पे उनके पास शक्ति होती है, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यहाँ पे नाम से ही समझना है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज का अर्थ ही है कि इनके पास स्वतंत्र रूप से कहीं ना कहीं मतलब पावर्स कंपेयर टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट के कंपैरिजन में पावर थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसे जो भी मंत्रालय जिनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है लेकिन उनको एक कैबिनेट मंत्री के स्तर का मंत्रालय नहीं बनाया जा सकता, ऐसे सभी मंत्रालय के स्तर पे या विभागों के स्तर पे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की नियुक्ति की जाती है, और ऐसे जो मंत्रालय के मंत्री होंगे वह अपने मंत्रालय या विभाग के स्तर पे स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे होते हैं। इसी से जुड़ी हुई चीज़ें क्या है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के द्वारा रिपोर्ट किसे सौंपी जाएगी? तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार केंद्र के स्तर पर यदि पदस्थ है तो वह अपनी रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को सौंपेंगे, और यहीं पे यदि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यदि राज्य के स्तर पे किसी राज्य की सरकार में पदस्थ है तो इस प्रकार के मंत्री अपनी रिपोर्ट राज्य के मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके पहले राज्य मंत्री जो थे, जो स्वतंत्र प्रभार नहीं थे, वह अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते थे? वह अपनी रिपोर्ट सौंपते थे उस यहाँ पे पर्टिकुलर जो विभाग में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, उन कैबिनेट मिनिस्टर को राज्य मंत्री अपनी रिपोर्ट सौंपते थे, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत ही राज्य मंत्री कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे अब एक स्टेटस चेंज हो गया है। स्टेटस क्या चेंज हुआ है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होंगे वह अपनी रिपोर्ट कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं सौंपेंगे, वह अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे केंद्र के स्तर पे प्रधानमंत्री को, और राज्य के स्तर पे यदि बात हो रही है तो राज्य के स्तर पे मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद मंत्रियों के प्रकार में अगली श्रेणी है उपमंत्री या डेप्टी मिनिस्टर की। इसके अंतर्गत क्या चीज है? मंत्रियों की श्रेणी में यह तीसरा और अंतिम क्रम है। उपमंत्री को मंत्रियों के विभागों के प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। उपमंत्री का प्रमुख कार्य संबंधित विभाग के मंत्री के प्रशासनिक कार्यों में मदद करना है, और वर्तमान समय में भारत में मंत्रिमंडल में उपमंत्री के पद का उपयोग नहीं किया जाता है। सरल शब्दों में समझे तो डिप्टी मिनिस्टर क्या है? मंत्रालय से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क हो, संसद से संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो मंत्रालय का वर्क है, मिनिस्ट्री का जो वर्क होगा, उससे रिलेटेड वर्क के लिए डेप्टी मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है। मंत्रियों की श्रेणी में तीसरा और अंतिम क्रम है, और इनका प्रमुख कार्य होता है कि जिस विभाग में यह उपमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं उस विभाग से जुड़े हुए एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क को यहाँ पे उनको पूरा करना होता है। और भारत के मंत्रिमंडल में उपमंत्री के पद का वर्तमान समय में उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं
मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार कि मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है, मंत्रिपरिषद का क्या होता है, और शब्दों का चयन यदि सही तरीके से न किया जाए तो मेंस के एग्जामिनेशन में काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। तो सबसे पहले समझना है कि मंत्रिमंडल क्या है और मंत्रिपरिषद किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले समझते हैं मंत्रिमंडल, कैबिनेट। तो कैबिनेट क्या होता है? यह मंत्रियों का एक छोटा सा समूह होता है जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं और सरकार के समस्त नीतिगत फैसले मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पे जितने भी कैबिनेट मंत्री, हमने मंत्रियों के 3 प्रकार देखे। 3 प्रकार में सबसे पहला प्रकार था कैबिनेट मंत्री का, फिर था राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में 2 प्रकार थे, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और तीसरा भाग था उप मंत्री, डेप्टी मिनिस्टर का। तो जो सबसे पहला जो मंत्री का प्रकार है कैबिनेट मंत्री, तो जितने भी कैबिनेट मंत्री होंगे उन कैबिनेट मंत्री का जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को कहते हैं मंत्रिमंडल या कैबिनेट। और इसी ग्रुप के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा सरकार के नीतिगत फैसले, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड सारी पावर्स उनके पास होती है और इसी से मतलब डिसीजंस लिए जाते हैं। कई बार न्यूज़ और बाकी सब जगह पे कैबिनेट की मीटिंग्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, तो कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, तो कैबिनेट की जब मीटिंग होगी तो उसमें कैबिनेट लेवल के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वही उसमें शामिल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक मंत्रियों का बड़ा समूह है और जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदि शामिल होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? सभी मंत्रियों का एक समूह है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं साधारण शब्दों में यदि समझा जाए तो। जिसमें क्या होगा, कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे, राज्य मंत्री भी शामिल होंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है, इंडिपेंडेंट चार्ज है, ये भी शामिल होंगे। और इन सबको मिलाकर के जो एक ग्रुप बनेगा, जो एक बड़ा ग्रुप बनेगा, वह ग्रुप होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। मेंस रिलेटेड कंटेंट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।